गमन एवं संचालन संचालन जीवों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जंतुओं एवं पादपों में अनेकों तरह के संचालन होते हैं। अमीबा सदृश एक कोशिकीय जीव में जीव द्रव्य का प्रवाही संचलन इसका एक साधारण रूप है। कई जीव पश्चाप, कसाव और स्पर्शक द्वारा संचालन कर दर्शाते हैं। मनुष्य अपने पादों, जबड़ों, पलक, जीहा आदि से को गतिशील कर सकता है। कुछ संचालनों में स्थान या अवस्थिति परिवर्तित होता है। ऐसे ऐच्छिक संचालनों को गमन कहते हैं। टहलना, दौड़ना, चढ़ना, उड़ना, तैरना आदि सभी गमन या संचालन के ही कुछ रूप हैं। चलन संरचनाओं का एक अन्य प्रकार की गति में संलग्न संरचनाओं से भिन्न होना आवश्यक नहीं है। उदाहरण के लिए पैरामीशियम में पश्चाप, भोजन की कोशिका ग्रसनी में प्रवाह और चलन दोनों कार्य होते हैं। हाइड्रा अपने स्पर्शक शिकार पकड़ने और चलने दोनों के लिए प्रयोग कर सकता है। हम अपने पाद शरीर की मुद्रा बदलने के लिए प्रयोग में लाते हैं और चलने के लिए भी। उपयुक्त परीक्षणों से संकेत मिलता है कि गति और चलन की पृथक रूप से अध्ययन नहीं किया जा सकता है। दोनों के संबंध को इस उक्ति में समाहित किया जा सकता है कि सभी चलन गति होते हैं, लेकिन सभी गति चलन नहीं होते। जंतुओं के चलन के तरीके परिस्थितियों की मांग और आवास के अनुरूप बदलते हैं। फिर भी चलन की क्रिया प्रायः भोजन, आश्रय, साथ ही अनुकूल प्रजनन स्थल, अनुकूल प्राकृतिक स्थिति की तलाश या शत्रुओं भक्षियों से पलायन के लिए की जाती है। गति के प्रकार मानव शरीर की कोशिकाएं मुख्यतः 3 प्रकार की गति पर दर्शाती हैं। यह अमीबीय, पच्छाम्बीय और पेशीय। आपने अध्याय 8 में पढ़ा है कि पच्छाब एवं कोशिका झिल्ली की अपवृद्धि है। कासिमिका गति शुक्राणुओं को तैरने में सहायता करती है। स्पंज के नाल तंतुओं में जल संचरण को बनाए रखती है तथा युगलिना जैसे प्रोटोजोआ में चलन का कार्य करती हैं। हमारे शरीर में कुछ विशिष्ट कोशिकाएं जैसे महाभक्षकाणु माइक्रोफेजेज और श्वेताणु लियोसिटेस रुधिर में अमीबीय गति प्रदर्शित करती हैं। यह क्रिया जीव द्रव्य की प्रवाही गति द्वारा कुक्कुटपाद बनाकर की जाती है। अमीबा सदृश कोशिका कंकाल तंत्र जैसे सूक्ष्म तंतु भी अमीबीय गति में सहयोगी होते हैं। हमारे अधिकांश नालिकाकार अंगों में जो पछाऊ उप भित्ति से स्तरित होते हैं पछाप गति होती है। श्वास नली में पच्छावों की समन्वित गति में वायुमंडलीय वायु के साथ प्रवेश करने वाले धूल कणों एवं बाह्य पदार्थों को हटाने में मदद मिलती है। मादा प्रजनन मार्ग में डिंब का परिवहन पच्छाप गति की सहायता से ही होती है। हमारे पादों, जबड़ों, जीहा आदि की गति के लिए पेशीय गति आवश्यक है। पेशियों के संकुचन के गुण का प्रभावी उपयोग मनुष्य और अधिकांश बहुकोशिकीय जीवों के चलन और अन्य प्रकार की गतियों में होता है। चलन के लिए पेशीय कंकाल और तंत्रिका तंत्र के पूर्णतः समन्वित क्रिया की आवश्यकता होती है। इस अध्याय में आप पेशियों के प्रकार, उनकी संरचना, उनके संकुचन की क्रियाविधि और कंकाल तंत्र के महत्वपूर्ण पहलू के बारे में जानेंगे। पेशी एक विशेष प्रकार की ऊतक है जिसकी उत्पत्ति अध्ययन जन स्तर से होती है। एक वयस्क मनुष्य के शरीर के भार का 40 से 50% हिस्सा पेशियों का होता है। इनके कई विशेष गुण होते हैं जैसे उत्तेजनशीलता, संकुचनशीलता, प्रसार्य एवं प्रत्यास्थता। पेशियों को भिन्न भिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया गया है जैसे स्थापन, रंग, रूप और उनकी क्रिया के नियमन पद्धति। स्थापन के आधार पर 3 प्रकार की पेशियां पाई जाती है: कंकाल, अंतरंग और हृदय। कंकाल पेशियां शरीर कंकाल अवयवों के निकट संपर्क में होती हैं। सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर इनमें धारियां दिखती हैं तो इन्हें रेखित पेशी कहते हैं। चूंकि इनकी क्रियाओं का तंत्रिका तंत्र द्वारा ऐच्छिक नियंत्रण होता है तो इन्हें ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं। ये मुख्य रूप से चलन क्रिया और शारीरिक रूप मुद्रा बदलने में सहायक होती हैं। अंतरंग पेशियां शरीर के खोखले अंतरंग अंगों जैसे आहार नाल, जनन मार्ग आदि के भीतर भित्ति में स्थित होती हैं। ये अरेखीय और चिकनी दिखती हैं अतः इन्हें चिकनी पेशियां अरेखीय पेशियां कहते हैं। इनकी क्रिया तंत्रिका तंत्र के ऐच्छिक नियंत्रण में नहीं होती, इसीलिए ये अनैच्छिक पेशियां कही जाती हैं। ये पाचन मार्ग द्वारा भोजन और जनन मार्ग द्वारा युग्मनज, जाइगोट, जाइमेट
और अभिगमन परिवहन में सहायता करती हैं, जैसा कि नाम से विदित है हृदय पेशियां। हृदय पेशियां हृदय की हृदय की पेशियां हैं। कई हृदय पेशी कोशिकाएं हृदय पेशी के गठन के लिए शाश्वत रचना में एकत्रित होती हैं। रंग रूप के आधार पर हृदय पेशियां रेखित होती हैं। ये अनैच्छिक स्वभाव की होती हैं, क्योंकि तंत्रिका तंत्र इनकी क्रियाओं को सीधे नियंत्रित नहीं करता। कंकाल पेशी की संरचना और संकुचन क्रिया विधि को समझने के लिए हम इसका विस्तार से परीक्षण करेंगे। हमारे शरीर में प्रत्येक संगठित कंकाल पेशी कई पेशी बंडलों बंडलों या पुलिकाओं फेसिशियल्स की बनी होती हैं, जो संयुक्त रूप से कैलोजनी संयोजी ऊतक स्तर से घिरे रहती हैं, जिसे सपटट फेसिस कहते हैं। प्रत्येक पेशी बंडल में कई पेशी रेशे होते हैं। चित्र 20.1 प्रत्येक पेशी रेशे प्लाज्मा झिल्ली से स्तरित होती हैं। पेशी तंतु फेसिकल पुलिका सारकोलीमा रक्त कोशिका पेशी समूहों तथा पेशी तंतु को दर्शाते हुए पेशी के अनुप्रस्थ काट, जिसे सारकोलेमा कहते हैं। पेशी रेशमा एक सकोशी है क्योंकि पेशी द्रव्य सारकोप्लाज्मा में कई केंद्रक होते हैं। अंतः केंद्रक जालिका अर्थात पेशी रेशों के पेशी द्रव्य जालिका सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कैल्शियम आयनों का भंडार गृह है। पेशी रेशा की एक विशेषता पेशी द्रव्य में समानांतर रूप से व्यवस्थित अनेक तंतुओं की उपस्थिति है, जिसे पेशी तंतु मायोफिलामेंट पेशी तंतु का मायोफाइब्रिल कहते हैं। पेशी तंतु में क्रमवार गहरे एवं हल्के पट्टे बैंड होते हैं। पेशी रेशों के विस्तृत अध्ययन ने यह स्थापित कर दिया है कि इनका रेखीय रूप दो प्रमुख प्रोटीन एक्टिन और मायोसिन के विशेष प्रकार के वितरण के कारण होता है। हल्के बैंड में एक्टिन होता है, जिसे बैंड फर्स्ट आई बैंड या समदैशिक बैंड कहते हैं, जबकि गहरे बैंड को ए बैंड या विषम बैंड दैशिक बैंड कहते हैं, जिसमें मायोसिन होता है। दोनों प्रोटीन क्षणनुमा संरचना में परस्पर समानांतर पेशी रेशकों के अनुदैर्ध्य अक्षों के भी समानांतर व्यवस्थित होते हैं। एक्टिन तंतु मायोसिन तंतु की तुलना में पतले होते हैं, अतः इन्हें क्रमशः पतले व मोटे तंतु कहते हैं। प्रत्येक आई बैंड के मध्य में इसे द्विविभाजित करने वाली एक प्रत्यास्थ रेखा होती है, जिसे जेड रेखा कहते हैं। पतले तंतु जेड रेखा से दृढ़ता से जुड़े होते हैं। ए बैंड के मोटे तंतु ए बैंड के मध्य में एक पतली रेशेदार झिल्ली, जिसे यम रेखा कहते हैं, द्वारा जुड़े होते हैं। पेशी रेशों की एक पूरी लंबाई में ए और आई बैंड एकांतर क्रम में व्यवस्थित होते हैं। दो अनाक्रमित जेड रेखा के बीच स्थित पेशीय रेशम का भाग एक संकुचन कारक इकाई बनाता है, जिसे सार्कोमियर कहते हैं। चित्र 20.2 विश्राम की अवस्था में पतले तंतुओं के सिरे दोनों ओर के मोटे तंतुओं के बीच के भाग को छोड़कर स्वतंत्र सिरे पर अतिच्छादित होते हैं। पतले तंतु के सिरे मोटे तंतु के सिरों के बीच में पाए जाते हैं। मोटे तंतु का केंद्रीय भाग, जो पतले तंतु के अतिच्छादित नहीं होता, एच क्षेत्र कहलाता है। संकुचनशील प्रोटीन की संरचना। प्रत्येक एक्टिन पतले तंतु एक दूसरे से सर्पिल रूप से कुंडलित दो एफ तंतु में एक्टिनों का बना होता है। प्रत्येक एफ एक्टिन जी गोलाकार एक्टिन इकाइयों का बहुलक है। एक दूसरे प्रोटीन ट्रोमोपायोसिन के दो तंतु एफ एक्टिन के निकट पूरी लंबाई में जाते हैं। एक जटिल ट्रोपोनिन प्रोटीन अणु ट्रोपोमायोसिन पर नियत अंतराल पाए जाती हैं। विश्राम की अवस्था में ट्रोपोनिन की एक उप इकाई एक्टिन तंतु के मायोसिन के बंध बनाने वाली सक्रिय स्थानों को ढक कर रखती है। चित्र 20.3 अ में प्रत्येक मायोसिन मोटे तंतु भी एक बहुलक प्रोटीन है। कई एकलिक प्रोटीन, जिसे मायोसिन कहते हैं। चित्र 20.3 ब एक मोटा तंतु बनाती है। प्रत्येक मायोसिन के दो महत्वपूर्ण भाग होते हैं। एक भाग छोटा भुजा सहित गोलाकार सिरा तथा एक पूंछ। सिर को चित्र अ वाले में दिया गया है। जेड रेखा ए बैंड और आई बैंड और एच बैंड सार्कोमियर सार्कोमियर को दर्शाते हुए एक पेशीय तंतु की संरचना एक सार्कोमियर का आरेख ब वाले में भी दिखाई गई है। ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन एफ एक्टिन
ओ वाले में दिखाई गई हैं। एक्टिन योजी स्थल, एटीपी योजी स्थल, शीर्ष क्रास भुजा, एक एक्टिन पतला तंतु, ओ वाले में बी वाले में एकल मायोसिन, मीरो मायोसिन का दृश्य दिखाया गया है। भारी मेरो मायोसिन HMM और पुंछ को हल्का मेरो मायोसिन LMM कहते हैं। मेरोमायोसिन अवयव अर्थात सिर एवं छोटी पूंछ पर नियत दूरी तथा आपस में एक नियत कोण पर ये तंतु पर बाहर की तरफ उभरे होते हैं, जिसे क्रॉस भुजा कारास आर्म कहते हैं। गोलाकार सिर एक सक्रिय एटीपीएज एंजाइम है जिसमें एटीपी के बंधन स्थान तथा एक्टिन के लिए सक्रिय स्थान होते हैं। पेशी संकुचन की क्रियाविधि, पेशी संकुचन की क्रियाविधि को सर्पिल तंतु सिद्धांत द्वारा अच्छी तरह से समझाया जा सकता है, जिसके अनुसार पेशी रेशों के संकुचन पतले तंतु के मोटे तंतुओं के ऊपर सरकने से होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की प्रेरक तंत्रिका द्वारा एक संकेत प्रेषण से पेशी संकुचन की आरंभ होता है। एक प्रेरक न्यूरॉन तथा इससे पेशी रेशों एक प्रेरक इकाई का गठन करते हैं। प्रेरक तंत्री एक और पेशीय रेशा के सार्कोलेमा की संधि को तंत्रिका पेशीय संगम या प्रेरक अत्यंत पट्टिका कहते हैं। इस संगम पर एक तंत्रिक संकेत पहुंचने से एक तंत्रिका संचारी एसिटिल कोलिन मुक्त होता है, जो सार्कोलेमा में एक क्रिया विभव एक्शन पोटेंशियल उत्पन्न करता है। यह समस्त पेशीय रेशों पर फैल जाता है, जिससे सार्कोप्लाज्मा में कैल्शियम आयन मुक्त होते हैं। कैल्शियम आयन स्तर में वृद्धि से एक्टिन तंतु पर ट्रोपोनिन की उप इकाई में कैल्शियम बंध बनकर एक्टिन के ढके हुए सक्रिय स्थानों को खोल देता है। एटीपी के जल अपघटन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग कर मायोसिन शीर्ष एक्टिन के खुले सक्रिय स्थानों से क्रॉस सेतु बनाने के लिए बंध जाते हैं। चित्र 20.4 इस बंध से जुड़े हुए एक्टिन तंतु ए बैंड के केंद्र की तरफ खींचते हैं। इन एक्टिनों से जुड़ी हुई ए रेखा भी अंदर की तरफ खींच जाती है, जिसे से सार्कोमियर एक्टिन तंतु, मायोसिन तंतु, PADP ATP क्रॉस सेतु का टूटना, फिर से PADP इस संपर्ण या घूर्णन, क्रॉस सेतु का बनना, क्रॉस सेतु मायोसिन। इस क्रॉस सेतु बनने की अवस्थाएं शीर्ष का गुणन तथा क्रॉस सेतु का टूटना प्रदर्शित किया गया है। छोटा हो जाता है अर्थात संकुचित हो जाता है। ऊपर के चरणों से स्पष्ट है कि पेशी के छोटे होता समय अर्थात संकुचन के समय आई बैंड की लंबाई कम हो जाती है, जबकि ए बैंड की लंबाई त्यों रहती है। चित्र 20.5 ADP और P2 मुक्ताकार मायोसिन विश्राम अवस्था में वापस चला जाता है। एक नए ATP के बंधन से क्रॉस सेतु टूटते हैं। चित्र 20.4 मायोसिन शीर्ष ATP को अपघटित कर पेशी के और संकुचन के लिए क्रिया दोहराते हैं, किंतु तंत्रिका संवेगी के समाप्त हो जाने पर सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम द्वारा Ca+2 के अवशोषण से एक्टिन स्थल पुनः ढक जाते हैं। इसके फलस्वरूप जेड रेखाएं अपने मूल स्थान पर वापस हो जाती हैं अर्थात शिथिलन हो जाता है। विभिन्न पेशियों में रेशों की प्रतिक्रिया अवधि में अंतर हो जाता है। पेशियों के बार बार उत्तेजित होने पर उनकी ग्लाइकोजन के अवयवी विखंडन से लैक्टिक अम्ल का जमा होने लगता है, जिससे थकान श्रांति होती है। पेशी में ऑक्सीजन भंडारित करने वाला लाल रंग का एक ग्लोबिन होता है। कुछ पेशियों में मायोग्लोबिन की मात्रा ज्यादा होती है, जिसमें वे लाल रंग के दिखते हैं। ऐसी पेशियों को लाल पेशियां कहते हैं। ऐसी पेशियों में माइटोकॉन्ड्रिया अधिक होती है, जो एटीपी के निर्माण हेतु उनमें भंडारित ऑक्सीजन की बड़ी मात्रा का उपयोग कर सकती हैं। इसीलिए इन पेशियों को वाईजीवी पेशियां भी कह सकते हैं। दूसरी तरफ कुछ पेशियों में मायोग्लोबिन की बहुत कम मात्रा पाई जाती है, जिससे वे हल्के रंग की अथवा श्वेत प्रतीत होती हैं। ये श्वेत पेशियां हैं। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया तो अल्पसंख्यक होती हैं, लेकिन पेशी द्रव्य जालिका अत्यधिक मात्रा में होती हैं। ये अवयवी विधि द्वारा ऊर्जा प्राप्त करती हैं। H बैंड, I बैंड, A बैंड। जेड रेखा शिथिल संकुचित, अधिक संकुचित 2 सार्कोमियर
पेशी संकुचन का सर्पी तंतु सिद्धांत पतले तंतु की गति एवं आई बैंड तथा एच बैंड की तुलनात्मक आकार दिखाया गया है। कंकाल तंत्र, कंकाल में अस्थियां का एक ढांचा और उपास्थियां होती हैं। शरीर की गति में इस तंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कल्पना कीजिए कि जब बिना जबड़ों के भोजन चर्वण करना पड़े तो बिना पाद अस्थियों के टहलना हो। अस्थि एवं उपास्थि विशेष प्रकार के संयोजी ऊतक हैं। मैट्रिक्स में लवणों की उपस्थिति से अस्थियां कठोर होती हैं, जबकि कोन्ड्रोइटिन लवण उपास्थियों के मैट्रिक्स को अनन्य पेलिएबल बनाते हैं। मनुष्यों में यह तंत्र 206 अस्थियों में कुछ उपास्थियों का बना होता है। इसे दो मुख्य समूहों में बांटा गया है, अक्षीय कंकाल एवं उपांगीय कंकाल। अक्षीय कंकाल में 80 अस्थियां होती हैं जो शरीर के मुख्य अक्ष पर वितरित होती हैं। करोटी, मेरुदंड, उरोस्थि, स्टर्न और पसलियां अक्षीय कंकाल का गठन करती हैं। करोटी चित्र 20.6 अस्थियों के दो समुच्चय कपालीय, कार्नियल और अनानीय फेसियल से बना है। इसका योग 22 है। कपाली अस्थियों की संख्या 8 होती हैं। ये मस्तिष्क के लिए कठोर रक्षक बाह्य आवरण कपाल को बनाती हैं। आननीय भाग में 14 कंकाली अवयव स्केलेटन एलिमेंट्स होते हैं जो करोटी के सामने का भाग बनाते हैं। करोटी के सामने का भाग बनाते हैं। फ्रंटल अस्थियां, पैराइटल अस्थियां, टेम्पोरल अस्थियां, स्फिनाइड अस्थियां, एथेमोनाइड अस्थि, लैक्रिमल अस्थि, नेथाल अस्थि, जाइगोमेटिक अस्थि, मैक्सिकल अस्थि, मेडिबल अस्थि, हायडक अस्थि, ऑक्सीपिटल कोडायाल, ऑक्सीपिटल अस्थि, टेम्पोरल अस्थि और ये पैराइटल अस्थि। मनुष्य की करोटी का आरेख। यू एक यू आकार की एकल अस्थि हाइओइड मुख्य गुहा के नीचे स्थित होता है। यह भी कपाल में ही सन्निहित है। प्रत्येक मध्य कण में 3 छोटी अस्थियां होती हैं। मैलिशियस इनकस एक एवं स्टेपीज इन्हें सामूहिक रूप से कण अस्थियां कहते हैं। कपाल भाग कशेरुकी दंड के अग्रभाग के साथ 2 अनु कपाल अस्थि कंदों ओसिपिटियल कैंडेलियस की सहायता से संधि संयोजित करता है। द्विकंदीय केरोटिन डाइकोंडाइलिक एकल स्कल। हमारा कशेरुकी दंड चित्र 20.7 क्रम में व्यवस्थित पृष्ठ भाग में स्थित 26 इकाइयां का बना है, जिन्हें कशेरुकी कहते हैं। यह कपाल के आधार से निकलता और धड़ भाग का मुख्य ढांचा तैयार करता है। प्रत्येक कशेरुकी के बीच का भाग खोखला तंत्रिकीय नाल होता है, जिससे होकर मेरुरज्जा स्पिनियल कॉर्ड गुजरती है। प्रत्येक कशेरुकी एटलस है और यह अनुकपाल अस्थिकंधों के मध्य संधि योजन करता है। कशेरुकी दंड कपाल की ओर से प्रारंभ करने पर ग्रीवा 7, वक्षीय 12 और कीट 5, त्रिक सेरेकमी 1 संयोजी और अनुत्रिक 1 संयोजी कशेरुकी में विभेदित होती हैं। ग्रीवा कशेरुकियों की संख्या मनुष्य सहित लगभग सभी स्तनधारियों में। मेरुदंड दायां पार्श्व दृश्य। अनुत्रिकी सैक्रम त्रिक, अंतर कशेरुकी पट्ट, कटिक लंबर कशेरुकी, वक्षीय कशेरुकी और ग्रीवा कशेरुकी दृश्य में प्रदर्शित किए गए हैं। 7 होती हैं। कशेरुकी दंड मेरुरज्जा स्पिनियल कॉर्ड्स की रक्षा करती हैं, सिर पर आधार बनाते हैं और फसली तथा पीठ की पेशियों के संधि स्थल का निर्माण करते हैं। उरोस्थि स्टर्न वक्ष की मध्य आधार रेखा पर स्थित एक चपटी अस्थि है। पसलियां रिब्स की 12 जोड़ियां होती हैं। प्रत्येक पसली एक पतली चपटी अस्थियां जो पृष्ठ भाग के कशेरुकी दंड और अधर भाग में उरोस्थि के साथ जुड़ी होती हैं। इसके पृष्ठ सिरे पर 2 संधियोजक सतह होते हैं, जिसके कारण इसे द्विशिरास्थ बाइसेफिलिक भी कहते हैं। प्रथम 7 जोड़ी फसलियों को वास्तविक फसलियां कहते हैं। पृष्ठ में ये वक्षीय कशेरुकी और आधारीय
भाग में उरोष्ठी से कच्छाप उपास्थि हाई लाइन कार्टिलेज की सहायता से जुड़ी होती हैं। 8वीं 9वीं और 10वीं जोड़ी पसलियां उरोष्ठी के साथ सीधे संधि योजित नहीं होती, बल्कि कच्छाप उपास्थि के सहयोग से 7वीं पसलियों से जुड़ी हैं। इन्हें बर्टी ब्रायोकाइडला कूट पसलियां कहते हैं। पसलियों की अंतिम दो जोड़ियां 11 और 12 उधर अधर से जुड़ी हुई नहीं होती हैं, इसीलिए उन्हें प्लावी पसलियां फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। वक्षीय कशेरुकी की पसलियां और उरोष्ठी मिलकर फसली पंजर रिब्स कैब की रचना करते हैं। चित्र 20.8 पसलियां तथा पंजर प्लावी पसलियां 11 12 और कुट पसलियां 8 9 10। वास्तविक पसलियां 1 2 3 4 5 6 7 8 7 तक। उरोष्ठी पसलियां पसली और केसु क से रुक दंड पसली तथा पिंजर का दृश्य 20.8 में दिखाई गई हैं। पादों की अस्थियां अपनी मेखले के साथ उपांगीय कंकाल बनाती हैं। प्रत्येक पाद में 30 अस्थियां पाई जाती हैं। अगर पाद भुजा की अस्थियां हैं ह्यूमेरस, रेडियस और अल्ना कर्पल्स। कलाई की अस्थियां संख्या में 8, मेटा कर्पल्स। हथेली की अस्थियां संख्या में 5 और फैलेजेज अंगुलियों की अस्थियां संख्या में 14। चित्र 20.9 फीमर उर अस्थियां सबसे लंबी अस्थियां टिबिया और फीबुला टर्सल। टखनों की अस्थियां संख्या में 7, मेटा टर्सल संख्या में 5 और अंगुलियां अस्थियां फैसलेज। चित्र 20.10 कप के आकार की एक अस्थि जिसे पटेल्ला कहते हैं, घुटने को उधर की ओर से ढकती है, घुटना फलक कहलाती है। अंश और श्रेणी मेखला अस्थियां अक्षीय कंकाल तथा क्रमशः अग्र एवं पश्च पादों के बीच संधि संयोजन में सहायता करती हैं। प्रत्येक मेखला के 2 अर्धभाग होते हैं। अंश मेखला के प्रत्येक अर्धभाग में एक क्लेविकल एवं एक स्कैपुला होती है। चित्र 20.9 के स्कैपुला वक्ष के पृष्ठ भाग। चित्र 20.9 दाईं अंश मेखला का अग्रपाद अस्थियां सामने से अभिदर्शित हैं। क्लेविकल, स्केपुल, ह्यूमेरस, रेडियल्स, अल्ना कर्पल्स, मेट कर्पल्स और फाइलेंजेज दिखाई गई हैं। चित्र में दूसरे से 7वीं फसली के बीच स्थिति एक बड़ी चपटी त्रिभुजाकार अस्थियां स्कैपुला के पश्च चपटे त्रिभुजाकार भाग में एक उभार कंटक एक विस्तृत चपटे प्रबंधन के रूप में होता है, जिसे एक्रोमीन कहते हैं। कैलेविकल इसके साथ संधि योजक करती है। एक्रोमीन के नीचे एक अवनमन जिसे ग्लाइनाड गुहा कहते हैं। ह्यूमरस के शीर्ष के साथ कंधों को जोड़े बनाने के लिए संधि योजन करती हैं। प्रत्येक कैलिविकल एक लंबी पतली अस्थि है जिसमें 2 वक्र पाए जाते हैं। इस अस्थि को सामान्यतः जत्रुक कोलेरल बोन कहते हैं। श्रेणी मेखला प्लेविगार्डिली में 2 श्रेणियां अस्थियां होती हैं। चित्र 20.10 प्रत्येक श्रेणी 3 अस्थियों के संलयन से बनती है। इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। इन अस्थियों के संयोजन स्थल पर एक गुहा एस्टिबुलम होती है जिससे उर अस्थियां संधि योजन करती हैं। उधर भाग में श्रेणी मेखला के दोनों भाग मिलकर प्यूबिक सिम्फोसिस बनाते हैं, जिसमें रेशेदार उपास्थियां होती हैं। चित्र 20.10 दाईं श्रेणी अस्थि एवं पश्चपाद अस्थियां सामने से अभिदर्शित हैं। इलियम श्रेणी अस्थि सैक्रम, प्यूबिस और इस्चियम। फीमर हो गया, पेटलेला हो गया, टिबुआ हो गया, फिबुला हो गया, टारसाल हो गया, मेटाटार हो गया, साल हो गया, फाइलेंजेस हो गया। संधि या जोड़। संधियां या जोड़ हर प्रकार की गति के लिए आवश्यक हैं, जिनमें शरीर की अस्थियां सहयोगी होती हैं। चलन गति भी इसका अपवाद नहीं है। जोड़ी अस्थियों अथवा एक अस्थि एवं एक उपास्थि के बीच एक संधि स्थल है। जोड़ों द्वारा गति के लिए पेशी जनित बल या उपयोग किए जाने वाले यहाँ जोड़ आलंब फूल कर्म का कार्य करते हैं। इन जोड़ों पर गति विभिन्न कारकों पर निर्भरता के कारण बदलती है। जोड़ों को मुख्यतः 3
संरचनात्मक रूपों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे रेशीय उपस्थिति युक्त और साइनोवियल स्राव। रेशीय जोड़े किसी प्रकार की गति नहीं होने देते। इस सतह के जोड़े द्वारा कपाल की चपटी अस्थियां जो घने रेशीय संयोजी ऊतक की सहायता से सीवन स्टर्न्स के रूप में कपाल बनाने के लिए संयोजी होते हैं। उपस्थिति युक्त जोड़े में अस्थियां आपस में उपस्थितियों द्वारा जुड़ी होती हैं। कशेरुकी दंड में दो निकटवर्ती कशेरुकों के बीच इस प्रकार के जोड़े हैं जो सीमित गति होने देते हैं। साइनोवियल्स जोड़े की विशेषता, दो अस्थियों को संधि योजन सतहों के बीच तरल से भी साइनोवियल गुहा की उपस्थिति है। इस तरह की व्यवस्था में पर्याप्त गति संभव है। ये जोड़े चलन सहित कई तरह की गति में सहायता करते हैं। कंदुक खलिका संधि, ह्यूमरस और अंश मेखला के बीच कब्ज संधि, घुटना संधि, धुराग संधि, पाईवट संधि, एटलस और अक्ष के बीच, बिसर्पी संधि, ग्लाइडिंग संधि, कार्पल्स के बीच, और सैंडल जोड़े अंगूठे के कार्पल्स और मेटाकार्पल के बीच। इनके कुछ उदाहरण हैं। पेशीय और कंकाल तंत्र के विकार, माइस्थेनिया ग्रेविया। माइस्थेनिया ग्रेविस एक स्वप्रतिरक्षा विकार है जो तंत्रिका पेशीय संधि को प्रभावित करता है। इससे कमजोरी और कंकाली पेशियों का पक्षघात होता है। पेशीय दुष्पोषण, मस्कुलस डायट्रोफी विकारों के कारण कंकाल पेशी का अनुक्रमित अपहासन होता है। अपतानिका, शरीर में कैल्शियम आयनों की कमी से पेशी में तीव्र ऐंठन, संधि शोथ, आर्थरिटिस जोड़ों की शोथ, अस्थि सुसरिता, ऑस्टियोपोरोसिस यह उम्र संबंधी विकार है। इसमें अस्थि के पदार्थों में कमी से अस्थिभंग की प्रबल संभावना है। एस्ट्रोजन स्तर में कमी इसका सामान्य कारक है। गाउट जोड़ों की यूरिक अम्ल कणों के जमा होने के कारण जोड़ों की शोथ। सारांश, गति सजीवों की एक आवश्यक विशेषता है। जीव द्रव्यों की प्रवाही गति, पक्षावी गति, पंखों आदि की गति प्राणियों द्वारा प्रदर्शित गतियों के कुछ रूप हैं। ऐच्छिक गति जिनमें प्राणियों में स्थान परिवर्तित होता है चलन कहलाती हैं। प्राणी प्रायः भोजन, आश्रय, साथी, प्रजनन स्थल, अनुकूल प्राकृतिक स्थिति की तलाश या अपनी रक्षा के लिए चलते। मनुष्य शरीर की कोशिकाएं अमीबीय, पक्षाम्बीय और पेशीय गति दर्शाती हैं। चलन और अन्य प्रकार की गतियों के लिए समन्वित पेशियां क्रियाओं की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर में 3 प्रकार की पेशियां होती हैं। कंकाल पेशियां कंकाल अवयवों से जुड़ी होती हैं। वे रेखित व ऐच्छिक स्वभाव की होती हैं। अंतरंग अंगों की भीतरी भित्ति में स्थित अंतरंग पेशियां आरेखित एवं ऐच्छिक होती हैं। हृदय पेशियां हृदय की पेशियां हैं। वे रेखित, शाखित और अनैच्छिक होती हैं। पेशियों में उत्तेजनशीलता, संकुचनशीलता, प्रसार्य और प्रत्यास्था जैसे गुण होते हैं। पेशी रेशा पेशी की शारीरिक इकाई है। प्रत्येक पेशी रेशे में कोई समानांतर रूप में व्यवस्थित पेशी तंतु का फाइब्रिल होते हैं। प्रत्येक पेशी तंतु में कई क्रमवार व्यवस्थित क्रियात्मक इकाई सार्कोमियर होते हैं। प्रत्येक सार्कोमियर के केंद्र में घने मायोसिन तंतुओं से बना ए बैंड और जेड रेखा के दोनों तरफ पतले एक्टिन तंतुओं से बने 2 अर्ध आई बैंड होते हैं। एक्टिन और मायोसिन संकुचनशील बहुलक प्रोटीन हैं। विश्राम की अवस्था में एक्टिन तंतु पर मायोसिन के लिए सक्रिय स्थान में ट्रेपोनिन प्रोटीन से ढके होते हैं। मायोसिन शीर्ष पर एटीपी बंद स्थल और एक्टिन के लिए सक्रिय स्थान होते हैं। पेरी रेशे में प्रेरक तंत्रिका के संकेत में सक्रिय विभव उत्पन्न होती है। इसमें सार्कोप्लाज्मिक जालिका कैल्शियम आयन Ca++ मुक्त करती हैं। कैल्शियम आयन एक्टिन को मायोसिन के शीर्ष से क्रॉस सेतु निर्माण हेतु सक्रिय करते हैं। ये क्रॉस सेतु एक्टिन तंतुओं को खींचते हैं, जिससे एक्टिन तंतु मायोसिन तंतु पर सरकने लगते हैं और संकुचन होता है। तत्पश्चात कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्म
जालिका में वापस चले जाते हैं, जिससे एक्टिन निष्क्रिय हो जाते हैं, क्रॉस सेतु टूट जाता है और पेशियां शिथिल हो जाती हैं। बार बार उत्तेजित करने से पेशियों में थकान श्रांति हो जाती है। लाल रंग के मायोग्लोबिन वर्णक की मात्रा की उपस्थिति के आधार पर पेशियां लाल और श्वेत पेशी रेशों के वर्गीकृत की गई हैं। अस्थियां और उपास्थियां कंकाल तंत्र बनाते हैं। कंकाल तंत्र की अक्षीय और उपांगीय प्रकार में विभाजित किया गया है। करोटी, कशेरुकी, दंड, फसलियां और उरोस्थी अक्षीय कंकाल बनाते हैं। पाद, अस्थियां और मेखला उपांगीय कंकाल का गठन करते हैं। अस्थियों या अस्थि और उपास्थि के बीच 3 प्रकार के जोड़े संधि पाए जाते हैं, रेखीय, उपास्थि युक्त और साइनोवियल्स। साइनोवियल्स जोड़ों में पर्याप्त गति संभव है और इसीलिए ये चलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।